नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक साइकोटिक डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया दरअसल एक तरह की गंभीर मानसिक बीमारी है और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके लक्षण कुछ इतने अजीब होते हैं जैसे ऑडिटरी हॉलुसिनेशन, विजुअल हॉलुसिनेशन, यानी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे चित्र दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो किसी आम व्यक्ति को नहीं सुनाई देते हैं, न तो दिखाई देते हैं, सिर्फ मरीज को सुनाई और दिखाई देते हैं। जिस नाते इस बीमारी को भूत प्रेत या आत्मा का साया समझते हैं और किसी मनोचिकित्सक यानी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास न ले जा करके हम बाबा या ओझा के पास लेके जाते हैं और उस मरीज को शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं और जादू टोना करते हैं। दरअसल भारत में एक बीमारी बड़ी कॉमन है जिसका नाम है एड्स। बड़ी आम बीमारी है, बसों के पीछे इसके पोस्टर्स और HIV वायरस के से लिखी हुई जागरूकता भी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये जो सिज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी है ये उससे भी कॉमन है। अब तक पूरे विश्व में 21 मिलियन से अधिक लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें 12 मिलियन तो पुरुष हैं, 9 मिलियन महिलाएं हैं। और दुर्भाग्य की बात ये है कि हम अभी तक इसके बारे में सही तरह से जानते ही नहीं हैं। कितने लोग तो इतने हैं जिन्होंने इसका नाम ही नहीं सुना है, जिन्होंने सुन रखा है उन्हें इससे लेकर के जानकारी कम है, भ्रांतियाँ अधिक हैं। और कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, इस वजह से ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको इसके सारे लक्षण, उपाय, शुरुआती लक्षण, एक एक जानकारी बता डालूं। भारत की एक सबसे बड़ी कमी ये है, हमारे यहाँ गांव देहात में किसी भी तरह के मानसिक रोग को सीधे तौर पे पागलपने से जोड़ा जाता है। सिर्फ पागल होना एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे मेंटल डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, GAD यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। एक तो वही है जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया में कई तरह के लक्षण होते हैं, सिर्फ एक दो नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने और कौन से लक्षण दिखेंगे कि सिज़ोफ्रेनिया है आखिर किस स्टेज में। आइए इसके कुछ मुख्य लक्षणों को समझते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस बीमारी के लक्षणों को बताने के दौरान अपनी भाषा को बिल्कुल आसान, सहज और सरल रखूं, ताकि सुनने वाले हर एक व्यक्ति को चीज़ें समझ में आएँ। देखिए, मैंने आपसे अभी बताया कि इस बीमारी में कई सारे लक्षण होते हैं, मैं सिर्फ कुछ मुख्य लक्षणों को समझाऊंगा। हाँ, कहीं हो सकता है कुछ टेक्निकल टर्म्स का, कुछ टेक्निकल लाइंस का इस्तेमाल करना पड़े, वरना बाकी पूरी भाषा मेरी बिल्कुल आसान रहेगी। ये दरअसल डिपेंड करता है कि कौन सा लक्षण व्यक्ति में दिखेगा, ये सिज़ोफ्रेनिया के स्टेज पर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिल्यूजन्स की। डिल्यूजन्स दरअसल मरीज के मन के कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं, यानी उनका असल जीवन से कुछ लेना देना नहीं होता है, बड़े इरेलीवेंट होते हैं, इलॉजिकल होते हैं, लेकिन फिर भी मरीज को ऐसा लगता है कि वो थॉट्स, उसके वो विचार सही हैं। अब आप चाहे उसको कितना ही समझा लीजिए, वो मानने वाला नहीं है। सबसे कॉमन जो डिल्यूजन दिखता है वो है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, यानी मरीजों में ऐसा देखा जाता है सामान्यतः कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अपने परिवार का, उनके अपने समाज का, उनका अपना कोई यार दोस्त उनके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र करता है, साजिश रचता है। अब आप चाहे उसे कितना समझा लीजिए, वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होगा। दूसरा है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि मान लीजिए मरीज घर से बाहर निकला, इसको आप एक उदाहरण के जरिए समझिए। मान लीजिए मरीज अपने घर से बाहर निकला, उसकी मुलाकात रास्ते में कुछ 4-5 लोगों से होती है जिन्हें वो देखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये उसी को देख करके बातचीत कर रहे हैं। कोई दो लोग आपस में मुस्कुरा रहे हैं तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा ही मजाक बना रहे हैं। यानी वो जो न्यूट्रल इवेंट्स होते हैं, जो आमतौर पर होते हैं, उन्हें ये खुद से जोड़ बैठता है। कहीं मरीज जा रहा है, कुछ लोग आपस में हंस रहे हैं तो उसे ऐसा लगता है कि ये मेरा ही मजा ले रहे हैं। अब दूसरी बात करते हैं, एक तो इसमें ये भी दिख सकता है डिल्यूजन की, दरअसल जो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, चाहे पति पत्नी हो, यदि कोई मेल है तो उसे लगेगा कि जो उसका फीमेल पार्टनर है वो उसे धोखा दे रहा है, उसे चीट कर रहा है, उसका किसी के साथ अफेयर है। इस तरह के थॉट्स आते हैं। सुनने में ये हंसी लगती है, लेकिन इस तरह के थॉट्स आते हैं। अगर वहीं फीमेल है तो उसको भी ठीक उसी प्रकार की थिंकिंग अपने मेल पार्टनर के लिए डेवलप होगी। दूसरा है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि जो सबसे कॉमन फॉर्म दिखती है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, यानी इसमें मरीज को कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं सुनाई देती हैं। अब पल भर के लिए आपको लग सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो इस तरह के लोग आपस में अकेले में कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए दिखते हैं। दूसरा है विजुअल हेलुसिनेशन। ठीक ऑडिटरी हेलुसिनेशन की तरह इसमें मरीज को कुछ ऐसे चित्र दिखाई देते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को नहीं दिखाई देते हैं। दरअसल ये चित्र दिखना, इस तरह के वहम होना या आवाज़ें सुनाई देना, ऐसा होता है दिमाग में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, डोपामाइन होते हैं, सेरोटोनिन होते हैं, और साथ ही साथ में ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होते हैं, जिनकी डिसफंक्शनिंग की वजह से चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर मरीज को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ सुपर पावर आ गई है, उसको कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को नहीं सुनाई देती हैं। अब अगली बात करता हूँ, मैं आपको ये विजुअल हेलुसिनेशन बता चुका हूँ।
अगली बात ये करता हूँ कि इसका रिजल्ट ये होता है कि मरीज़ समाज में निकलना छोड़ देता है, वो अकेले रहता है, अपने आप को रिज़र्व करके रहता है, लोगों से बातचीत कम करता है। एक और सिम्टम होता है निगेटिव सिम्टम। निगेटिव सिम्टम में क्या होता है कि मान लीजिए मरीज़ कोई विद्यार्थी है, सामान्यतः विद्यार्थी ही होते हैं क्योंकि ये बीमारी ज़्यादातर 15 से 25 साल या 28 साल के लोगों के बीच में देखी जाती है। हो सकता है यदि मरीज़ कोई विद्यार्थी है तो हो सकता है अपने शुरुआती दौर में वो पढ़ने में बहुत तेज़ रहा हो, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उसकी पढ़ाई बिल्कुल रुक सी गई हो सकता है कभी वो कोई अच्छी जॉब करता रहा हो, अब वो नहीं करता है, यानी वो काम जिन्हें वो पहले शौकियाना तौर पर करता था अब उन कामों को वो नहीं करना चाहता है और काफ़ी रिज़र्व रहता है, अपने आप में सीमित रहता है, शांत रहता है, हर तरह के शौक़ का मर जाना, किसी से बातचीत न करना, अकेले बैठे रहना, कुछ न कुछ सोचते रहना, कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहना। हाँ, ये हो सकता है कुछ न कुछ वो फिल्में वगैरह मोबाइल्स फ़ोन पर देखे। ये तो सारी बातें लक्षणों की रहीं। अब होता क्या है कि मैं जब भी लक्षणों के ऊपर बनाता हूँ, कुछ सिम्टम्स बताता हूँ, जीएडी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से लेकर के चाहे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से लेकर के, तो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं या जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ वो मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं या फिर कभी ऐसे फॉर्मली बातचीत हुई, वो मुझसे पूछते हैं कि वो इस तरह के लक्षण तो हमारे अंदर भी दिखते हैं। अब मैं भले ही चीज़ें आपको मुस्कुरा करके बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा है। कई लोग सुनने के बाद कोई भी बीमारी सुनते हैं मानसिक से रिलेटेड, मानसिक रोग, तो उन्हें ऐसा लगता है इसके कुछ सिम्टम्स तो मेरे अंदर हैं, कुछ लक्षण मेरे अंदर हैं, कहीं मैं भी इस रोग से ग्रसित तो नहीं हूँ। तो देखिए, यदि कोई भी लक्षण जैसे बड़बड़ाने की आदत, ऐसा सोचना कि कोई मेरे खिलाफ है, या अपने रिलेशनशिप में जो आपकी फ़ीमेल पार्टनर है या जो आपका मेल पार्टनर है उसके बारे में ऐसा सोचना कि वो उसका कहीं अफेयर है या फिर वो आपके लिए सही नहीं है, कुछ इस तरह के नेगेटिव थॉट्स किसी के अंदर हो सकते हैं, हमारे अंदर भी हो सकते हैं, आपके अंदर भी हो सकते हैं। लेकिन जब ये विचार आपको आपकी सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन पर असर डालें, आपको आपके सामाजिक कर्तव्यों का, आपके पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह करने से रोकने लगे, तो हो सकता है कि ये एक तरह की बीमारी हो। वरना आमतौर पर ये कुछ चीज़ें तो किसी के साथ भी हो सकती हैं। जब आपको ऐसा लगे कि आपके डेली टू डेली लाइफ एक्टिविटी को रोक रहे हैं करने से, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने सामाजिक या व्यावसायिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है आप इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हों। आइए अब कुछ रीजन्स की भी बात कर लेते हैं, उन कारणों की बात करते हैं जिन कारणों के बलबूते पर ये बीमारी किसी व्यक्ति के अंदर दिखती है। ठीक हर जेनेटिक बीमारी की तरह इसका भी एक जेनेटिक बेसिस होता है, यानी आनुवंशिकता इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। यदि मरीज़ की पिछली कुछ पीढ़ियों में किसी को ये समस्या रही हो तो हो सकता है कि उस बच्चे में आने के चांसेस हों। मैं आपको साइकाइट्रियल बुक्स का रेफरेंस लेकर के बता रहा हूँ। यदि माँ बाप दोनों में हो तो बच्चे में आने के परसेंटेज 40 से 50% हैं। यदि किसी एक में हो तो बच्चे में आने के चांसेस 12% हैं। आनुवंशिकता इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। दूसरा है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स, यानी उस मरीज़ के जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं का घटना जिसकी उसे उम्मीद ना हो, जैसे किसी खास व्यक्ति का छोड़ करके चले जाना, किसी का डेथ होना, फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाना, बहुत बड़े पैसे का लॉस होना, इस यानी किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस अचानक हो जाना जो उसे बहुत अधिक चिंतित करते। अब होता क्या है कि ये व्यक्ति माँ बाप से जीन तो पहले से लेकर के बैठा हुआ है जो हाईली सेंसिटिव है। माँ बाप में भी ये बीमारी थी, जीन बच्चे में भी है, और जीन ऐसा है जो हाईली सेंसिटिव है। तो इस तरह के अगर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स आएँ तो ये उसकी हाईली सेंसिटिव जीन को ट्रिगर कर देंगे और वो जीन एक्टिवेट हो जाएगा। फिर सिजोफ्रेनिया के कैरेक्टर्स दिखेंगे, वो चाहे हेलुसिनेशंस हो, चाहे डिल्यूजन्स हो या नेगेटिव सिम्टम्स हो। हाँ, ये बात अलग है कि ये सिजोफ्रेनिया की स्टेज पर डिपेंड करेगा कि किस स्टेज की सिजोफ्रेनिया है, तो उसे के अकॉर्डिंग जो सिम्टम्स होते हैं वो एक्सप्रेस होंगे। एक बात और कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जैसे सिम्टम्स ड्रग्स के ओवरडोज से भी हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करता है तो उसके अंदर भी हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जैसी चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, तो पहले इस चीज़ की पुष्टि हो जानी चाहिए। अगली बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं दिमाग में, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन। यदि इनका लेवल एक नॉर्मल रेंज से बहुत अधिक बढ़ जाता है तब जाकर के ये समस्याएं दिखती हैं। विजुअल हेलुसिनेशंस होना, या फिर हम ये कह सकते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होना, या फिर ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी डिसफंक्शनिंग की वजह से भी ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। आइए अब अगली बात करते हैं कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो बाकी जहाँ अन्य बीमारियों में साइकोथेरेपी, काउंसलिंग सेशंस का अहम योगदान होता है, यानी जिसमें जो मनोचिकित्सक होता है, जिसमें जो साइकाइट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है,
ज़्यादातर साइकोथेरेपी या काउंसलिंग करने में साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, पेशेंट के विचारों को पकड़ते हैं और उन्हें सही दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करते हैं बातचीत के दौरान। लेकिन इस बीमारी में जितना साइकोथेरेपी का, जितना काउंसलिंग सेशंस का रोल नहीं होता है, उससे भी कई गुना अधिक रोल इसमें मेडिकेशन का होता है। यानी जिसमें डॉक्टर व्यक्ति के मरीज़ को दवाओं के एक कोर्स पर रखता है साल 2 साल के, और इसमें जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो बेसिकली एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं। इन एंटी साइकोटिक ड्रग्स के 1-2 साल के पूरे जब कोर्स चल जाता है तब मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस मुड़ करके आ जाता है। होता क्या है कि ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपको कुछ इसके अजीब से सिम्टम्स दिखें, जैसे जब ये दवा आपको चल रही होगी तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी दिख सकते हैं, जैसे मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा का सीक्रेशन होना, थूक का आना, सुस्ती रहना। इन चीज़ों को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि ये अधिक हो जाएं तो फिर डोज मैनेजमेंट करके, यानी गोलियों, जो दवाओं की गोलियां होती हैं उनके नंबर बढ़ा करके, घटा करके, या फिर साथ ही साथ में मेडिसिन की कंपनी चेंज करके बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के भी ट्रीटमेंट कर पाना पॉसिबल है। होता क्या है कि मरीज़ जब दवाइयाँ करता है तो इसके रिजल्ट तुरंत नहीं दिखते हैं, यानी तुरंत दवाइयों के खाने से इसके सिम्टम से रिलीफ नहीं मिलती है। हो सकता है कुछ महीने, हफ्ते लगें। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि दवाइयाँ चलाते हैं, महीने 2 महीने में राहत नहीं मिलती तो फिर वो डॉक्टर बदलने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कम से कम 2-3 महीने वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल सहसा एकाएक प्रभाव नहीं डालती हैं। धीमे धीमे इसके सिम्टम्स से रिलीफ देती हैं। मेरे भी कई सारे दोस्त MBBS कर रहे हैं या कुछ MBBS हैं जिनको साइकाट्रिस्ट बनने का जिनका सपना है। वो ऐसा बताते हैं कि दरअसल वो लोग पेशेंट्स को 2 कैटेगरी में रखते हैं। एक तो वो होते हैं जो दवाइयाँ खाते हैं एक रेगुलर डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। वो एनालाइज़र नहीं होते हैं, वो डॉक्टर को एनालाइज़ नहीं करते हैं कि कैसा है, कैसा नहीं है, कैसी दवाइयाँ चला रहा है। जैसा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग वो फॉलोअर बन के जैसा डॉक्टर कहता है वैसा वो करते हैं, दवाइयों का सिलसिला जारी रखते हैं, दवाइयों को बदलते नहीं हैं, बार बार इस डॉक्टर से उस डॉक्टर तक नहीं जाते हैं। साल 2 साल का कोर्स चलाते हैं और अपने जो उनकी नॉर्मल ज़िंदगी होती है उस तरफ लौट जाते हैं। कुछ पेशेंट्स एनालाइज़र के तौर पर जाते हैं, वो इस बात का जजमेंट करते हैं डॉक्टर कैसा है, कैसा नहीं है। महीने 2 महीने खाया, नहीं फ़ायदा हुआ तो किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ चले गए, दवाइयाँ बीच में बंद कर दी, जैसे ही सिम्टम से रिलीफ मिलने लगा, जैसे ही लक्षण खत्म हो गए। तो इस प्रकार के मरीज़ जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं, उनके अंदर सिम्टम्स दोबारा तिबारा ऐसे दिखते रहते हैं और वो पूरे जीवन कभी अपने जीवन में अपनी जो पहले जैसी उनकी लाइफ स्टाइल थी, जीवन शैली थी, उस तरफ कभी मुड़ नहीं पाते हैं। तो दवाइयों को आप एक डिसिप्लिन के तहत खा सकते हैं। आजकल तो एंटी साइकोटिक इंजेक्शंस भी आ गए हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप डेली दवाइयों के कोर्स पर नहीं रह सकते हैं तो एंटी साइकोटिक इंजेक्शंस महीने में 1-2 बार लग जाते हैं, जिससे भी आपको रिलीफ मिल सकती है। दरअसल ये वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर अधिक हो जाएं या फिर आप इसको शेयर करके आगे बढ़ जाएं। यदि आप स्वयं को इस प्रकार के लक्षणों से ग्रसित पाते हैं या समाज में किसी को इस प्रकार के लक्षणों से ग्रसित पाते हैं तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर भी साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर काउंसलिंग सेशंस में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन साइकाइट्रिस्ट या MBBS होते हैं ये दवाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए और अपना एक प्रॉपर मेडिकेशन करवाइए, दवाओं का कोर्स चलेगा, आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ मुड़ जाएंगे। आप अपनी समस्या डॉक्टर को बताइए, किसी बाबा ओझा के चक्कर में पड़ करके जादू टोना करना या फिर भूत प्रेत आत्मा का साया समझना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ कभी मुड़ नहीं पाएंगे। इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें ना करें, आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना कायदे से ट्रीटमेंट करवाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।